हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको घटना चक्र की जो समसामयिकी होती वार्षिकांक होती है उसका क्विक रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस संबंध में हमने 30 वीडियो लगभग पार्ट वाइज डाल रखे हैं अपने चैनल पर। तो अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालते रहें वो आपके पास बैक टू बैक पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हमने लास्ट अपने वीडियो में लास्ट टॉपिक में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है उसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो आज अपना वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि सही से आपको विजुअल हो। हाँ, ये ठीक है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है। ठीक है, बहुस्तरीय संपर्क, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक है, हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति जैसे मास्टर प्लान जिसे कहते हैं। ठीक, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। ठीक, जो रेलवे एवं सड़क मार्ग मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच प्रदान करेगा। ठीक, पीएम गतिशक्ति को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान जिसे बाइजैक एन द्वारा विकसित इसरो इमेजरी के साथ विभिन्न प्रौद्योगिकियों से भी जोड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको डिस्क्राइब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या है पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए। इसका शुभारंभ कब हुआ। ठीक है, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब हुआ। ठीक, और उसके बाद में इसकी मंजूरी कब प्रदान की गई। तो 13 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ हुआ। ठीक है, 2021 13 अक्टूबर, यह याद करिए। मंजूरी प्रदान की गई 21 अक्टूबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। ठीक है, इसको मंजूरी प्रदान की गई। इसकी घोषणा कब की गई थी। 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2021 के अवसर पर। ठीक है, कुल व्यय इसमें कितना आया, 100 लाख करोड़ रुपए। ठीक, केंद्रित है किसके लिए, देश के नागरिकों, उद्योगों, विनिर्माताओं, किसानों तथा गांवों पर। ठीक है, राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गतिशक्ति के 6 आधार स्तंभ हैं, 6 पिलर हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं। एक है व्यापकता, दूसरा प्राथमिकता, तीसरा अधिकतम उपयोग, चौथा सामंजस्यीकरण। और उसके बाद और क्या है नीचे। अच्छा, इसको अगले कॉलम पे देखना होगा यहाँ से। ठीक, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लें। हाँ फ्रेंड देखिए, विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल, और गतिशीलता यानी डायनेमिक। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत। ठीक है, राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत यानी रोलिंग आउट, कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, तथा निगरानी एवं समर्थन तथा मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट मैकेनिज्म हेतु संस्थागत ढांचे की त्रिस्तरीय प्रणाली यानी कि 3 टायर सिस्टम अपनाई गई है। सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह पहला है, सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह होगा EGOs। दूसरा है नेटवर्क योजना समूह NPG। तीसरा है तकनीकी सहायता समूह TSU। ठीक है, तो ये हो गया है 3 स्तरीय प्रणाली यानी 3 टायर सिस्टम। तो चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता जो वर्तमान में 87.7 ठीक है गीगावाट है, इसको बढ़ाकर 2024-25 में तक 25 गीगावाट करना होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 24-25 तक, वर्ष 2024 और 25 तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता को 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाना है। ठीक, तीसरा क्या है नेक्स्ट पॉइंट, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क तथा का उन्नतीकरण करते हुए वर्तमान के लगभग 4.25 लाख सर्किट किलोमीटर से वर्ष 2024-25 तक लगभग 4.4 लाख है ना सर्किट किलोमीटर से, और 24-25 तक इसको कितना करना है, 4.5 यानी कि 4.54 लाख सर्किट किलोमीटर करना है। ठीक है, यह है इसका अगला पॉइंट। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट और क्या है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्रमुख मांग एवं आपूर्ति केंद्रों को जोड़ने के लिए 17,000 किलोमीटर लंबी ट्रंक पाइपलाइन बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक कुल लंबाई इसकी 34,500 किलोमीटर करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें,
वर्ष 2027 तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ठीक, ये इसके नेक्स्ट पॉइंट हो गया। तो अब हम इसमें और क्या देखते हैं, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP 23 अगस्त 2021 को। अब ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है, ठीक, इसको देखना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक, 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी खंड 1 और खंड 2 जैसे मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वॉल्यूम 1 एंड 2 इसका शुभारंभ किया गया, जो केंद्रीय मामलों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पाइपलाइन है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ किया गया कब, 23 अगस्त 2021 को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना इसको देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स वैसे भी थोड़ा बोरिंग टाइप का सब्जेक्ट होता है, तो इसको हम बता दे रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपने घटना चक्र दृष्टि की नहीं ले रखी है तो इसको आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, अब सब एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर का पोर्शन सॉलिड तैयार हो जाएगा घटना चक्र की दृष्टि को सही से पढ़ लेने पर, देख लेने पर, सुन लेने पर। ठीक, चलिए, ये पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है, जो केंद्रीय बजट 21-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अधिदेश पर आधारित है। ठीक, दूसरा, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक 4 वर्ष की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से कुल 6 लाख करोड़ रुपए की मुद्रीकरण क्षमता, ठीक है, का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दें इसको। ठीक, इसमें है यह अनुमानित मूल्य केंद्र द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय 43 लाख करोड़ रुपए का लगभग 14% होगा, जिसमें 12 से ज़्यादा संबंधित मंत्रालयों और 20 से ज़्यादा संपत्ति की श्रेणियां शामिल होंगी। ठीक है, मूल्य के आधार पर वार्षिक चरण के संदर्भ में 0.88 लाख करोड़ रुपयों के अनुमानित मूल्य वाली 15% संपत्तियों को वित्त वर्ष 2021-22 में जारी करने की परिकल्पना की गई है। ठीक, अनुमानित मूल्य के अनुसार अब नेक्स्ट पॉइंट है, अनुमानित मूल्य के अनुसार कुल पाइपलाइन मूल्य में शीर्ष 5 क्षेत्रों की हिस्सेदारी निम्न होगी। ठीक है, तो 5 क्षेत्रों की हिस्सेदारी कौन कौन सी है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड थोड़ा स्लाइड नीचे कर लेते हैं। ठीक, तो पहला क्रम 1 में सड़कें होंगी, नंबर 2 पे रेलवे होगा, नंबर 3 में बिजली होगी। ठीक है, ये तीन क्षेत्र इधर हो गए, इनकी हिस्सेदारी 27 होगी %, इनकी 25%, इनकी 15%। ठीक, इस बॉक्स में तो बस इतना ही दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बॉक्स में देखते हैं जल्दी से क्या है उसमें। ये है यहाँ से। ठीक, देखिए, चौथा है तेल और गैस पाइपलाइन होगी, इनका 8% होगा खर्च, और ये दूरसंचार जिसमें 6%। ठीक है, वित्त वर्ष 22 से 25 वर्ष के लिए क्षेत्रवार मुद्रीकरण करोड़ रुपए में, पाइपलाइन करोड़ रुपए में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको, चलिए, सड़कें, समयावधि, दूरसंचार। ठीक है, ये तीन का वो बना है। ठीक, सड़कों में 1,60,200 करोड़ रुपये खर्च होगा, समय अवधि इसकी 4 वर्ष रहेगी, 2022 से 2025 तक। ठीक है, दूरसंचार में 35,100 करोड़ रुपये खर्च होना है। ठीक है, अब रेलवे में देखिए 1,52,496 करोड़ रुपये। ठीक है, बिजली पारिषद यानी ट्रांसमिशन में 45,200 करोड़ रुपये, बिजली उत्पादन में 39,832 करोड़ रुपये, नेचुरल गैस पाइपलाइन में 24,462 करोड़ रुपये। ठीक है, ये इतना कुल राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी 6.0 लाख करोड़ रुपये होगा। ठीक है, खर्च। और वेयर हाउसिंग में 28,900 करोड़ रुपये खर्च होना है, वेयर हाउस बनाना, जो किसानों की जो फसलें होती हैं उनको रखने के लिए। ठीक, खनन में कितना खर्च होना है, 28,747 करोड़ रुपये। उड्डयन क्षेत्र में कितना खर्च करना है, 20,782 करोड़ रुपये। बंदरगाह पर 12,828 करोड़ रुपये खर्च होना है। ठीक है, यह कुल राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का रुपये 60 लाख करोड़ रुपये खर्च होना है इन सभी सेक्टरों में मिला। ठीक, अगले
4 वर्षों में 2022 से 25 तक। ठीक, तो चलिए अब इसी बॉक्स को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, क्या हुआ ही, हाँ ये यहाँ पे है उत्पाद पाइपलाइन। उत्पाद पाइपलाइन अन्य 22,500 करोड़ रुपए खर्च होना है उत्पाद पाइपलाइन के कॉन्टेक्स्ट में। और शहरी रियल इस्टेट 15,000 करोड़ रुपए खर्च होना है। स्टेडियम के 11,400 करोड़ रुपए खर्च होना है। ठीक है, चलिए प्रमुख नीतिगत दस्तावेज या फिर घटनाक्रम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए इसको कायदे से। ठीक, यह है मौद्रिक नीति वक्तव्य। थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि आपको विजुअल ठीक से हो। ये सही है। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-2023। ठीक, 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ये आपका करंट अफेयर के में भी क्वेश्चन पूछता है। यूपी बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है 6 जुलाई को, तो इस कंटेक्स्ट में भी याद रखिएगा कौन से प्रमुख पद पर कौन सा प्रमुख व्यक्ति है। ठीक है, तो शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति बनी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति की बात हो रही है यहाँ पे। वक्तव्य 2022-23 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2022-23 जारी किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य में चल निधि। ठीक है, चल निधि समायोजन सुविधा यानी LAF के तहत नीतिगत दरों में वृद्धि करते हुए इससे पूर्व के स्तर 4% से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40% करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, मौद्रिक नीति वक्तव्य। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? शक्तिकांत दास, जो कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसको नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं क्या है इसमें। अस्थाई जमा सुविधा दर यानी SDFR जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, 8 अप्रैल 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों का पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुरूप अस्थाई जमा सुविधा यानी SDF का परिचालन तत्काल प्रभाव 8 अप्रैल 2022 से लागू किया गया। ठीक है, अच्छी बात। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अस्थाई जमा सुविधा चल निधि समायोजना सुविधा LAF का कॉरिडोर के आधार फ्लोर के रूप में स्थिर रिवर्स रिपो दर। ठीक है, यानी फिक्स्ड रिवर्स रिपो दर RRR ठीक है की जगह लेगा। ठीक, अस्थाई जमा सुविधा दर क्या होगी? नीतिगत रेपो दर 25 आधार कम होगी। ठीक है, और जमा सुविधा दर में नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक कम होगी। ठीक है, पात्र प्रतिभागी नियत दर तथा ओवरनाइट आधार पर RBI के पास जमा राशि रख सकते हैं। ठीक है, जो पात्र प्रतिभागी होंगे वो ओवरनाइट के आधार पर RBI में अपनी जमा राशि रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ इसकी बात हो गई। अब मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें। ठीक, अब ये चार्ट को जरा से देख लीजिए जल्दी से। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें क्या क्या हैं? ठीक है, तो इसके 2 कॉलम पहले 2 बनेंगे वो। ठीक है, एक आरक्षित अनुपात और दूसरा उधार जमा दरें। ठीक है, तो आरक्षित अनुपात को भी 2 पार्ट में करे हैं, एक CRR और एक SLR। जब हम इकोनॉमिक्स का क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको CRR SLR क्या होता है सब डिटेल में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो CRR 4% रखने की बात की गई है और SLR 18%। ठीक है, ये आरक्षित अनुपात के अंतर्गत आता है। ठीक है, जमा यानी उधार जमा दरें क्या है? आधार दर 7.25% से 8.80%। ठीक, अब बचत का जमा दर जो होगी 2.70% से 3.0% तक। ठीक है, ये तो हो गई बात मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें। ठीक, अब उसी को आगे बढ़ाते हैं नीतिगत दरें क्यों और क्या क्या है इसमें देख लीजिए जल्दी से। नीतिगत दरें क्या क्या है और इसमें। ठीक, रेपो दर रेपो दर क्या है? 4.40%। ठीक है, रेपो दर 4.40%। अस्थाई जमा सुविधा दर SDFR 4.15%। स्थिर रिवर्स रेपो दर 3.35% और बैंक रेट 4.65%। ठीक, और ये आपका MSF दर। ठीक है, 4.65%। ठीक है, 4.65% होगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ तक बात हो गई इसकी नीतिगत मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। ये आगे बात है, ये देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लें।
ठीक है, अब आपको सही से विजुअल हो रहा होगा फ्रेंड। देखिए, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट में अस्थायी जमा सुविधा दर कितना SDFR की सिफारिश की गई थी, जो 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नीति का हिस्सा बनी। अस्थायी जमा सुविधा SDF एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत अधिशेष तरलता निकालने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अधिशेष तरलता निकालने के लिए कोई भी जमानत यानी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वस्तुतः जब बैंकों को अल्प अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वह RBI से रेपो रेट ठीक है पर उधार लेते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ठीक है गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इस प्रकार जब बैंकों के पास अधिक राशि होती है तो वो RBI में रिवर्स रेपो रेट यानी कि RRR ठीक है रिवर्स रेपो रेट RRR पर जमा करते हैं। यहाँ भी सरकारी प्रतिभूतियाँ जमानत का काम करती हैं। ठीक है, SDF क्या है, इसी प्रकार की सुविधा के लिए, लेकिन इसमें किसी जमानत यानी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ठीक है, तो इसमें क्या है फ्रेंड, जल्दी से इसको देख लेते हैं। 5 मई 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 का शुभारंभ किया। ठीक है, NFHS बेसलाइन वैल्यू के रूप में किया गया था। वहीं NFHS 5 ठीक है विभिन्न स्तरों पर लगभग 34 सतत विकास लक्ष्यों के लिए आंकड़े यानी डेटा प्रदान करेगा। ठीक है, NFHS 5 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं। ठीक है, भारत ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से उल्लेखनीय प्रगति की है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर यानी TFR जो है प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या ठीक है कितनी है, NFHS 5 के मध्य 2.2 से घटकर 2.0 हो गई। ठीक है, पहले 2.2 थी, अब घटकर 2.0 हो गई। ठीक, भारत के सिर्फ 5 राज्यों में प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन दर यानी रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 से अधिक है। वो 5 राज्य कौन से हैं, बिहार 2.98, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश जो है 2.35। उत्तर प्रदेश कंटेस्ट में याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम में, जो अगर UP गवर्नमेंट का हो रहा है स्पेशली उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2.35 है उत्तर प्रदेश की फर्टिलिटी रेट। ठीक है, और झारखंड की 2.26 है और मणिपुर की 2.17 है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर यानी CPR। ठीक है, तो ओवरऑल कंट्रासेप्टिव प्रीविलेंस रेट ठीक है देश में 54% से बढ़कर 67% हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। देश में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 87% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 94% है। ठीक है, संस्थागत जन्म में सर्वाधिक वृद्धि 27% अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, इसके बाद असम, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब इसको आगे बढ़ाते हैं। और क्या है इसमें, NFHS 4 के 62% ठीक है प्रतिशत यानी 62% की तुलना में NFHS 5 में ठीक है NFHS 5 में 12 से 23 माह के 77% से अधिक बच्चों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चों में पूर्ण टीकाकरण आच्छादन यानी कवरेज नागालैंड में 57% से लेकर दादर और नागर हवेली दमन और दीप समूह में 95% तक हो गया। ठीक है, उड़ीसा में 91%, उड़ीसा में ठीक, तमिलनाडु में 89%, पश्चिम बंगाल में 88% टीकाकरण का आच्छादन यानी कवर हो चुका है। ठीक, चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विगत 4 वर्षों से भारत, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। विगत 4 वर्षों में भारत, हाँ ठीक, 4 वर्षों में भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनेपन यानी स्टनिंग का स्तर 38% से कम होकर 36% हो गया। ठीक है, जहाँ ठिगनेपन की समस्या पौडुचेरी में सबसे कम 20% है, वहीं मेघालय में सर्वाधिक 47% है। ठीक है, ठिगनेपन की बात हो रही। NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन या मोटापे में व्यापक वृद्धि देखी गई है। ठीक है,
तो इसको और देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% और पुरुषों में 19% से बढ़कर 23% के हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बात किसके लिए, NFHS। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है, ठीक, NFHS 5 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख निष्कर्ष। ठीक, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा। ठीक, तो इसमें कुल आबादी में लिंगानुपात कह रहा, कुल आबादी में लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में 961 है, ग्रामीण में 1036 है, कुल 1017 है। ठीक है, और वर्ष 2015-16 में कितने थे, वर्ष 2015-16 में 995 था। ठीक, तो चलिए अब बेहतर स्वच्छता सुविधा उपयोग करने वाली आबादी 80 हैं, 80, 64, 68 और 36। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, तो इस चार्ट आप देख लीजिए, इसमें हमारे बताने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, सब आप समझ रहे होंगे। 15 से 49 वर्ष की आयु के साक्षर महिलाएं, ठीक है, तो 77% 77.2 थी शहरी क्षेत्र में। ये NFHS 2020-21 की बात हो रही है। ठीक, 62.4 है, 66.1 है, और NFHS 4 15-16 की बात कंटेक्स्ट में के बेस पे इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेटा नॉट एप्लीकेबल। ठीक, डेटा अवेलेबल नहीं है। कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चे 1.9 थी, 2.5 हुआ, तो ग्रामीण में 2.5 है, शहरी में 1.9 है। ठीक है, और टोटल 2.4, और 15-16 की बात की जाए तो 2.7 था। ठीक है, यानी ज़्यादा था, अब इस टाइम घट गया। ठीक, कुल प्रजनन दर, हाँ, बाल मृत्यु दर है, ठीक है, बाल मृत्यु दर है शहरी क्षेत्र में 42 है, ग्रामीण क्षेत्र में 52.6 है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टोटल देखा जाए तो 50.4 है। ठीक है, और 2015-16 की बात की जाए तो इससे कंपेयर में ये 63.5 यानी बहुत ज़्यादा थी। ठीक, यानी कम हुआ है, बाल मृत्यु दर भी कम हुआ है। ठीक, 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन स्टनिंग की बात हो रही थी, शहरी क्षेत्र में 33 था, ग्रामीण क्षेत्र में 41.3 था। हाँ, टोटल देखा जाए तो हमारा कितना था, 39.7। ठीक, तो और 15-16 कंटेस्ट में देखते हैं तो 46.3 था। ठीक, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन यानी वेस्टेड, ठीक है, वेस्टेड क्या था, शहरी क्षेत्र में 18.7 था, और ग्रामीण या 20-21 की बात हो रही है, 17 है ग्रामीण में। टोटल देखा जाए तो 17.3 है, और 15-16 के NFHS के कंट्रीज में देखा जाए तो 17.9 था। ठीक है, तो उसमें भी कमी आई है। ठीक, तो ये हो गया फ्रेंड किसके बाद कंटेस्ट में बात, NFHS 5 2020-21। ठीक है, अब हम आगे इसी को थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर लेते हैं। ठीक, स्वच्छ ईंधन के कंटेस्ट में देख लेते हैं। बेहतर स्वच्छ सुविधा ये हो गई है स्वच्छ ईंधन कंटेस्ट में शहरी क्षेत्र में 88.3, ग्रामीण 36.2, और ये 49.5 टोटल में, और 15-16 कंटेस्ट में ये 20-21 कंटेस्ट की है, ये 15-16 में है 32.7। 15 से 49 वर्ष की आयु की साक्षर महिलाओं के कंटेस्ट में देखते हैं तो 77.2 था शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 62.4 है। ठीक है, और टोटल में देखा जाए 66.1 है, और इसके बाद 15-16 कंटेस्ट में देखा जाए तो डाटा नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इसकी बात। अब हम बात करते हैं बाल मृत्यु दर की 2020-21 में। शहरी क्षेत्र में 52.6 कितना है, ग्रामीण क्षेत्र में 20-21 में। ठीक है, और टोटल 50.4 50.4%, और 2015-16 कंटेस्ट में देखते हैं तो वहाँ 63.5 था, यानी बहुत ज़्यादा थी बाल मृत्यु दर। ठीक, 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनापन स्टनिंग, अच्छा ये हो गया 33, ये 41, ये 39, ये 46.3। ठीक, अब फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन, ये तो वेस्टेड हो, ये तो हो गया। ठीक है, ये तो बता ही दिए, ओवरवेट। ठीक, अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसको हम स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारा चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। ठीक है।
तो वीडियो हमें कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।